तो बच्चों थियोसॉफिकल सोसाइटी ये सोसाइटी की शुरुआत हुई एचपी ब्लेवास्की ने। ओके, इन्होंने शुरुआत किया तो इस सोसाइटी का, और दोनों ने मिलकर, दो लेडी ने मिलकर, दो बड़े बड़े लीडर्स ने मिलकर, एक थे एचपी ब्लेवास्की, सेकंड है कॉलोनल एच.एस. ऑलकॉट। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत हुई इंडिया में नहीं, ये न्यूयॉर्क में शुरुआत हुई। न्यूयॉर्क 1857 में इसकी शुरुआत हुई। द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सोसाइटी वाज स्टार्टेड एट अदियार नियर मद्रास। उसके बाद क्या हुआ, एनी बेसेंट जो कि इंडियन नहीं थे, ओके, थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक ब्रांच चेन्नई में भी शुरू किया गया। उस ब्रांच के प्रेसिडेंट बने एनी बेसेंट। ओके, उस ब्रांच के प्रेसिडेंट कौन बने, एनी बेसेंट। जैसे कि ब्रांच का मतलब ये होता है कि कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उस जैसा उसी का एक और इंस्टीट्यूशन किसी दूसरे जगह पर खोलना, स्टार्ट करना, उसे ब्रांच कहते हैं। जैसे कि एसबीआई ब्रांच, एसबीआई बैंक, ठीक है। अब हमारे गुलबर्गा में एसबीआई का हेड ऑफिस भी है जो कि मार्केट में है, लेकिन हर बड़े बहुत सारे बड़े बड़े एरियाज में उसके ब्रांचेस है। जैसे कि गंज में एक ब्रांच है, और एमएस के मिल में एक ब्रांच है, और यहाँ पर महबूब नगर कॉलोनी में एक ब्रांच है। तो इसी तरह थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत हुई न्यूयॉर्क में, हेड ऑफिस था, लेकिन उसका ब्रांच स्टार्ट हुआ चेन्नई में। उस ब्रांच के प्रिंसिपल कौन बने, प्रेसिडेंट कौन बने, डॉक्टर एनी बेसेंट। ओके, ये डॉक्टर एनी बेसेंट उस ब्रांच के प्रेसिडेंट बने। ओके, ये एचपी ब्लेवास्की जो है, ये बहुत बड़े राइटर थे, यानी बुक्स लिखते थे। इन्होंने किताब लिखी इंसानियत पर, लोगों में इंसानियत किस तरह उजागर होनी चाहिए, और ब्रदरहुड, भाईचारगी पर, सब लोग एक दूसरे के साथ भाई बन के रहे, उस टॉपिक पे इन्होंने किताब लिखी। इसी तरह फिलॉसफी पर, इसी तरह कंपैरेटिव रिलीजन एंड ट्रूथ ऑफ नेचर एलोक्वेंटली, एकदम प्योर लैंग्वेज में इन्होंने बहुत सारे मजहब को कंपेयर करके बताया, ठीक है। अपने किताब में उन्होंने भाईचारगी के टॉपिक पर टॉपिक्स लिखे, चैप्टर्स लिखे। इसी तरह इंसानियत के ताल्लुक से भी उन्होंने अपने किताब में टॉपिक्स लिखे। इसी तरह एनी बेसेंट भी जो है, एनी बेसेंट पहले तो इंडियन थे नहीं, अब देखिए इंडियंस के लिए इन्होंने कितना मेहनत किया। ये थे इंडिया के बाहर, इन्हें आता था इंग्लिश। इन्होंने पहले इंडिया आकर, इंडिया के जो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी किताब है भगवत गीता, वो जो कि संस्कृत में थी, अब उसे पढ़ने के लिए पहले इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज सीखा। इन्होंने एनी बेसेंट ने संस्कृत लैंग्वेज, आपको बताऊं बच्चों, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है सीखने के लिए, जल्दी सीखी नहीं जाती, लेकिन रात दिन मेहनत कर एनी बेसेंट ने संस्कृत लैंग्वेज सीखा। सीखने के बाद भगवत गीता पढ़ी उन्होंने, पूरी समझी, समझकर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। उसके बाद उन्होंने एक नया न्यूज़पेपर शुरू किया, न्यू इंडिया न्यूज़पेपर। ओके, इस तरह से एनी बेसेंट ने, एचपी ब्लेवास्की ने इंडिया के रिफॉर्म के लिए, इंडिया के लोगों की इस्लाह के लिए, इंडिया के माशरे की इस्लाह के लिए बहुत सी मेहनत की। इनके जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो फीचर्स थे, इनके जो मकसद थे, वो ये कि तो इनकलकेट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी हर तरफ भाईचारगी को फैला दिया जाए। by eliminating डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, तुम छोटे लोग, हम बड़े लोग, तुम्हारा खानदान छोटा, हमारा खानदान बड़ा, तुम्हारा गांव छोटा, हमारा गांव बड़ा, तुम्हारे लोग छोटे, हमारे लोग बड़े, तुम्हारा मजहब छोटा, हमारा मजहब बड़ा। इस तरह के जो भेदभाव है, इसको खत्म करके भाईचारगी फैलाना इनका मकसद था। किनका मकसद था? थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों का। और ये सोसाइटी किसकी है? एनी बेसेंट की और एचपी ब्लेवास्की की है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मूवमेंट। ओके, सर सैयद अहमद खान, इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट शुरू किया। हुआ ये बच्चों कि इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स थे, वो इंग्लिश एजुकेशन की वजह से परेशान थे, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन की वजह से टेंशन में थे। इंग्लिश एजुकेशन, मुस्लिम्स जो है इंग्लिश एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, नहीं पढ़ना चाहते थे, नहीं पढ़ाना चाहते थे। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने कहा कि इंग्लिश एजुकेशन मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इससे हमें
अगर हम इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएंगे तो हमें अंग्रेजों के साजिशों के बारे में मालूम होगा, अंग्रेजों की फितरत के बारे में, अंग्रेजों की तबीयत के बारे में, अंग्रेज क्या चाहते हैं, ब्रिटिश क्या चाहते हैं, उनकी नीयत क्या है, उनके इरादे, उनके प्लानिंग्स क्या है, उनके साजिशें क्या है, उनके कंट्रोवर्सीज क्या है, उनके कॉन्स्पिरेसीज क्या है, उनके साजिशें क्या है, उनका षड्यंत्र क्या है, उनका इरादा क्या है। ये सब चीजें हम उस वक्त समझ सकते हैं जब हम इंग्लिश सीख जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश खुद ब्रिटिश की लैंग्वेज है। तो इंग्लिश सीखना मुसलमानों के लिए और मुसलमानी मजहब, इस्लाम मजहब के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मुसलमानों के लिए अपने मजहब की हिफाजत करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो मुसलमानों को इंग्लिश एजुकेशन की तरफ रुझान दिलाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया, अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ में इन्होंने शुरू किया। इनके पैदाइश हुई बच्चों दिल्ली में 1817 में। ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो कोर्ट, जो अदालत बनाई गई थी, उस अदालत में ये बहुत बड़े ऑफिसर थे, ठीक है, जज नहीं थे, वकील नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े ऑफिसर थे। तो इन्हें मालूम हो गया था कि ब्रिटिश के साथ उठते बैठते तो इन्हें हर चीज मालूम हो गई थी कि ब्रिटिश के इरादे क्या है, ब्रिटिश चाहते क्या है। इसलिए इन्होंने क्या कहा, मुसलमानों अगर आप ब्रिटिश को हराना चाहते हो, अपने मजहब की हिफाजत करना चाहते हो, तो आप जो है सो उनकी जबान सीखो। इसलिए इन्होंने और एक मुहिम की शुरुआत की। क्या मुहिम की शुरुआत की? ट्रांसलेशन सोसाइटी, यानी वो सारे बुक्स और वो सारे स्क्रिप्चर्स जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, उसे ट्रांसलेट करके उर्दू में लिखा जाए ताकि मुसलमानों को पढ़ने में सहूलत हो। उसे ट्रांसलेट करके फारसी में लिखा जाए ताकि मुसलमानों को पढ़ने में आसानी हो। इसी सोसाइटी को आगे जाके ये साइंटिफिक सोसाइटी बन गई। साइंटिफिक सोसाइटी यानी वो सोसाइटी जिसमें बहुत सारी, हर वो इंसान जो साइंस में दिलचस्पी रखता है आकर साइंस के ऊपर तजुर्बे कर सकता है, एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है, डेवलपमेंट्स कर सकता है, डिस्कवरीज कर सकता है। ओके, तो इन्होंने बहुत सारे अपने अलीगढ़ मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक कॉलेज खोला, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। किसने? सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत की, जो कि 1875 में उन्होंने शुरू किया था। ये 1875 में कॉलेज जो बना, वो कॉलेज 1920 में, ओके, 1920 में 45 साल के बाद, 45 इयर्स के बाद एक यूनिवर्सिटी बन गई, जो कि आज भी कायम है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों श्री नारायण गुरु। बच्चों श्री नारायण गुरु ये हमारे स्टेट कर्नाटका में बहुत बड़े प्रसिद्ध गुरु माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने एक योजना की शुरुआत की, ठीक है। उनका नाम था श्री नारायण धर्म परिपालना योगम, यानी मजहब को फॉलो करने के लिए, मजहब को प्रैक्टिस करने के लिए इन्होंने एक समाज की शुरुआत की, ठीक है। एक मूवमेंट की शुरुआत की, एक मुहिम इन्होंने शुरू की, मुहिम यानी मूवमेंट। उसका नाम क्या रखा उन्होंने? परिपालना योगम, श्री नारायण धर्म परिपालना योगम। इनका मानना था कि हर इंसान को समाज के लिए और समाज की गरीबी के लिए, इनकी तरक्की के लिए काम करने की जिम्मेदारी है। समाज की तरक्की के लिए आगे बढ़ने की जिम्मेदारी है। समाज में गरीबी को मिटाने के लिए आगे बढ़ने की हर इंसान की जिम्मेदारी है। और समाज में जो हर इंसान के तौर तरीके, तहजीब है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी है। और हर बच्चे को, हर बालक को, हर स्टूडेंट को एजुकेशन मिले, इस बात की जिम्मेदारी हर नागरिक के, हर इंसान की है, ठीक है। इन्होंने खास तौर पर एझावा बिरादरी यानी एक फैमिली, एक खानदान है जिसका नाम एझावा है, उस खानदान के बेहतरी के लिए और उसके साथ साथ वो तमाम खानदान जो निचले तबके के माने जाते थे, उनकी बेहतरी के लिए आगे बढ़ के मेहनत किया। किसने? श्री नारायण गुरु ने। उनका मानना ये था कि जानवर को बलि नहीं देनी चाहिए, जानवर की बलि देना गलत बात है, और जात पात पर ऊंच नीच भेदभाव करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है।